एवरीवन डियर ऑल क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर और मैं फिर से सभी छात्र छात्राओं का सहे दिल से सब अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसे कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आज 14 सितंबर है और सुबह के वीडियो में मैंने 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें बताया आप लोग को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस विश्व में क्या इसकी अहमियत है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो इसलिए कहा भी गया है कि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय की सम्मान है हिंदी। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले मैंने क्लास 10 का सिलेबस बताया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में यानी खंड अ का अलग बताया था हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और फाइनल एग्जाम के लिए खंड ब का अलग सिलेबस बताया था। तो खंड अ में जो चैप्टर दिए गए हैं व्याकरण के, जो 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको चैप्टर जो दिए गए हैं, पहला है वाक्य यानी वाक्य से संबंधित, दूसरा आपका रहेगा वाच्य, तीसरा रहेगा पद परिचय और चौथा रहेगा आपका रस। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे चैप्टरों को कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स आप लोग जुड़े हैं इस चैनल से, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है वाक्य विचार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। वाक्य यानी सेंटेंस। तो वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, यानी जो इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, आइए देखते हैं। वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके पीछे वाले चैप्टर यानी वर्ण पे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि वर्ण शब्द आया है, तो हमारे मन में, हमारे विचार में यही क्वेश्चन पहला उठता है कि वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। मैं इससे पहले आप लोग को क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन आइए इसको फिर से जान लेते हैं। वर्ण कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे कि हम खुद कह रहे हैं, यानी व्याकरण खुद कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो जब हमने व्याकरण के आधार पर ये मान लिया कि सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है, तो अब ये तो क्लियर हो जा रहा है कि अब इससे छोटा चीज कोई भी नहीं है, यानी अब वर्ण से छोटा कोई चीज नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर हो जा रहा है। यानी हम उसका कितना भी खंडन करने का कोशिश करें, खंडन का मतलब अलग अलग, कितना भी कोशिश करें, लेकिन अब उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं व्याकरणीय आधार पर कि जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंडन या टुकड़ा अब नहीं किया जा सकता है ना, अर्थात वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। वर्ण क्या होता है, जैसे हम कॉन्सोनेंट पढ़े हैं ना, कॉन्सोनेंट 33 होता है, वॉयल्स 11 यानी 11 होता है। तो ये क, ख, ग, घ, ये जितने भी होते हैं ज्ञ तक, ये सारे वर्ण माने जाते हैं। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, इन सारों को, इन सभी को वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन सामने ये बनता है कि वर्ण तो है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन हमें वर्ण से फिर आगे बढ़ेंगे तो वर्ण से क्या निर्माण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक शब्द बनाना है, जैसे मान लीजिए राम एक शब्द है, ठीक है, और आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि राम में कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं,
तो आप में से बहुत से बच्चों का आंसर ये रहेगा कि सर इसमें दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा? एक र और एक म। क्लियर है? इसके अलावा और तो कोई वर्ण इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए हमें कम से कम दो वर्ण का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? यानी दो वर्ण, कम से कम दो वर्ण होना ही चाहिए, कम से कम दो वर्ण होना चाहिए। और इन दोनों वर्णों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है, और वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। बार बार सार्थक शब्द आ रहा है। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब ये होता है कि जो भी हम वर्ण जोड़कर एक शब्द बना रहे हैं तो उसका सही सही हमें अर्थ मिले, है ना? ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ण हम जोड़कर बना दें और वो एक शब्द हो गया, नहीं। ऐसा वर्ण जोड़े जिससे हमें एक शब्द वो मिले, जो भी प्राप्त हो तो उस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हमें प्राप्त हो, अर्थ मिले। ठीक है? क्लियर है? यानी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। हमें शब्द मिल गया, यानी शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है? वर्ण से हो रहा है। और कम से कम कितने वर्ण होना चाहिए? दो वर्ण होना चाहिए, तब जाके एक कंप्लीट शब्द मिल रहा है। ठीक है? हमें यहाँ शब्द मिल गया और हमें क्या लाना है? वाक्य लाना है। यानी वाक्य क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, वो चीज लाना है। तो अब हमको शब्द मिल गया राम। ठीक है? अब एक वाक्य कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम खाना खाया, है ना? एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि राम खाया। देख रहे हैं, दो शब्द हैं। माँ बोली। ठीक है? तो ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। यानी देख रहे हैं, एक वाक्य कंप्लीट बन रहा है। राम खाया, इसे ये पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि राम कुछ खाया होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राम खाया। माँ बोली, क्या बोली? जो भी बातें हैं बोली। लेकिन कम से कम दो शब्द मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? तो इस तरह कह सकते हैं कि एक सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, सार्थक अर्थ प्राप्त करने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्लियर है? यानी जिस तरह यहाँ दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वाक्य का निर्माण करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपना लाइक या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो रहा है। मेल का मतलब जोड़ हो रहा है, और उन दोनों को जोड़कर हमें क्या मिल रहा है? वाक्य मिल रहा है। कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पे दो शब्द मिला है ना, राम खाया, माँ बोली, वह आया, वह गया, है ना? दो वाक्य, तो कम से कम दो शब्द मिल रहा है कि नहीं? और दो से अधिक कितना भी आप रख लीजिए, लेकिन जब भी हम वो वाक्य बनाएं तो वह कंप्लीट और सार्थक अर्थ हमें दे। वाक्य बीच में बार बार सार्थक आ रहा है तो थोड़ा सा सार्थक का मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। सार्थक उसे कहते हैं कि जिस शब्द को हम पढ़े तो उस शब्द का हमें सही सही अर्थ मिले। जैसे एग्जाम्पल, हम पानी शब्द लेते हैं, तो पानी हम बोल रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पानी शब्द क्या है? सार्थक है। क्यों? क्योंकि पानी शब्द हम डेली यूज करते हैं, उसको पीते भी हैं। क्लियर है? लेकिन वही हम पानी की जगह वाणी बोल देंगे तो वाणी का मतलब क्या होता है? उसका हमें अर्थ नहीं मिल रहा है। तो वाणी जो शब्द हो गया वो निरर्थक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि निरर्थक का अर्थ ही होता है जो जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। ठीक है? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक जिस शब्द का कोई अर्थ मिलता हो,
हमें यह ज्ञान देता हो कि इसका अर्थ कुछ न कुछ होता है। क्लियर है यहाँ पे सार्थक और निरर्थक। चलिए, तो कह सकते हैं इस तरह कि दो वर्णों के मेल से आपका शब्द का निर्माण हो रहा है, दो शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण हो रहा है। और हमें क्या पढ़ना है, इसी वाक्य को तो पढ़ना है। तो मैं आपको पीछे ले जाने का मतलब मेरा मकसद यही था। मैं डायरेक्ट अगर आप लोग को वाक्य बताता कि वाक्य किसे कहते हैं तो आप लोग डेफिनेशन रट सकते हैं, लेकिन शायद ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसलिए मैंने आपको पीछे लेकर चला कि आखिर निर्माण इसका कैसे होता है, इस वाक्य का निर्माण कैसे होता है। ओके डियर ऑल, तो मैं आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसके आगे जो हमारा चैप्टर है वाक्य, अब वाक्य से संबंधित जानेंगे। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को कि वाक्य का निर्माण कैसे हो रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उसके व्यवस्थित समूह से एक शब्द का निर्माण हो रहा है। उसी तरह दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह से जो निर्माण हो रहा है उसका वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लेते हैं हम लोग और जानेंगे कि वाक्य से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो वाक्य से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। वाक्य से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा यानी वाक्य किसे कहते हैं। पहला पॉइंट यही पढ़ेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा वाक्य के अंग। ठीक है, दूसरा जो हमारे सामने पॉइंट आएगा वाक्य के अंग। तीसरा जो पॉइंट आएगा वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है वाक्य से संबंधित वो है वाक्य के तत्व। ठीक है, तो वाक्य से संबंधित हमें यही चारों पॉइंट को पढ़ना है और एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित कुछ बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कह देना आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th में ही नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ 8 और 7 क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो हमारे चैप्टर हैं ये बड़े से बड़े कंपटीशन जितने भी होते हैं जिसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन आते हैं उन कंपटीशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ क्लास 10 के बच्चों तक ही सीमित है। ये चैप्टर जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी बातें न समझ में आए, कोई शब्द को लेकर या कोई भाषा को लेकर, तो आप अवश्य पूछिए कमेंट्स करके। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वाक्य से संबंधित चारों पॉइंट में हमें एक एक करके पढ़ना है और कवर करना है। जैसे मैंने बताया कि वाक्य की परिभाषा क्या होता है, वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य के भेद को हम लोग प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं प्रकार देता है, कहीं कहीं भेद भी लिखता है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। वाक्य के तत्व, अब देखिए कई बच्चे अंग को लेकर और भेद को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन करे, पूछे कि आपके शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं, तो शायद आप लोग का जवाब यही होगा कि आँख, कान, नाक, हैंड, हेड, आई, ईयर, यही सब आप अंग बताएंगे, है ना। तो आप आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बातों को समझ रहे होंगे कि ये सब अंग हैं।
आपसे कोई अंग के बारे में पूछेंगे तो आप पाठ के ये सब अंग बताएंगे। लेकिन अगर हम यही भेद पर अगर चलते हैं तो भेद का मतलब ये होता है प्रकार, यानी मानव या मनुष्य की जाति जो होती है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आपको शायद जानकारी है तभी अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो आप लोग जान लीजिए। भेद और अंग में क्या अंतर है यही चीज मैं बता रहा हूँ। भेद, अगर मानव और जाति की भेद की बात करें, यानी कि मानव को कितने जाति में बांटा गया है तो 2 जाति में, एक होता है आदमी और एक होता है औरत। लेकिन अंग के बारे में पूछे तो अंग अलग हो गया। अंग का मतलब पार्ट, यानी मानव के शरीर का पार्ट। तो ठीक यहाँ पे यही अंतर दिखाया गया है, अंग अलग चीज है और भेद अलग चीज है। और जब हम एक एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को अंग के बारे में और भेद के बारे में, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके डियर ऑल, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके समझ में आ गया होगा। तो अब एक एक करके हम लोग पॉइंट के माध्यम से जो जितने पॉइंट हैं उनको एक एक लिखेंगे और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। डियर, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा को जानने से पहले थोड़ा सा और एक नोट्स के बारे में जान लेते हैं कि कंप्लीट वाक्य कैसे बनता है। अगर हम कुछ यहाँ पर वाक्य लिख रहे हैं, चला रहा किसान हल है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इसमें शब्द तो है। एक वाक्य जो मैंने अभी बताया कि एक वाक्य को कंप्लीट करने में शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। तो जैसे हम ये वाक्य लिखा है कि चला रहा किसान हल है, ठीक है। या फिर एक और वाक्य ले लेते हैं, माँ बना रही खाना, रही है खाना, या बना रही माँ खाना है। आप लोग के सामने मैंने 2 वाक्य लिखा है, और इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या आप लोग बताइए, शब्द है इसमें, इस वाक्य में शब्द है, चला रहा किसान, ये सारे शब्द हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या हमें वो वाक्य मिल रहा है, एक सार्थक वाक्य की प्राप्ति हो रही है? तो आप लोग में से कई बच्चों का जवाब आएगा कि नहीं, और यही सच है। क्योंकि मैंने आप लोग को वाक्य का परिभाषा क्या बताया था, वाक्य का परिभाषा यही बताया था कि शब्दों का व्यवस्थित समूह है ना, और वो सार्थक होना चाहिए। लेकिन इसमें शब्द तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, ये शब्द तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। हमको पढ़ने में थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है, लेकिन इसी को अगर हम व्यवस्थित कर दें कि किसान हल चला रहा है, ठीक है। और दूसरा है माँ खाना बना रही है, ठीक है। उसी वाक्य को हमने सारे शब्दों को क्रम से व्यवस्थित ढंग से सजा दिया है, और अब उसी वाक्य को हम पढ़ते हैं कि किसान हल चला रहा है, माँ खाना बना रही है। कहीं ना कहीं अब इन वाक्य को पढ़ने में हमारे जहन में ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इन वाक्य को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक सही अर्थ मिल रहा है, यानी एक सही वाक्य जो हमें कंप्लीट मिल रहा है वो वाक्य कैसा है, सार्थक है। मैं बार बार बताया हूँ सार्थक का मतलब क्या है, सही सही अर्थ देने वाला। तो इस तरह हम इसको वाक्य कह सकते हैं, लेकिन इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। शब्दों का इसमें व्यवस्थित क्रम है लेकिन वो ढंग से या व्यवस्थित क्रम से नहीं है, अर्थात इससे हमें अर्थ नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी को हमने अगर सही क्रम से व्यवस्थित ढंग से सजा दिया है,
क्रम से लगा दिया है तो इन कहीं न कहीं इन वाक्यों से हमें ये समझ में आ रहा है कि इससे हमें अर्थ मिल रहा है, यानी ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं वाक्य की परिभाषा बताने से पहले ये पॉइंट इसलिए बताया ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल आए ऐसा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब परिभाषा पर चलते हैं। तो डियर, आइए पहला जो हमारा पॉइंट है वाक्य की परिभाषा, और मैंने कुछ पॉइंट्स बताया है आपको, नोट्स बताया है, तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि शब्दों के सार्थक समूह एवं व्यवस्थित, ये दोनों बातें मैंने बता दिया। व्यवस्थित का मतलब है और सार्थक का मतलब है, और समूह शब्द है। समूह का मतलब होता है ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप। अब एक वाक्य हम बना रहे हैं तो उसमें कोई एक वाक्य तो नहीं रहेगा, कई शब्दों का उसमें समूह रहेगा यानी ग्रुप रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और जब उसको हम पढ़े तो हमें सार्थक सही सही अर्थ देने वाला हो। क्लियर है? तो कह रहा है कि शब्दों के सार्थक समूह एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक तो परिभाषा ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सार्थक शब्दों का यानी जो शब्द हो वो सार्थक हो, और उन शब्दों का व्यवस्थित समूह यानी शब्दों का व्यवस्थित समूह हो जिससे हमें पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा अर्थ, पूर्ण का मतलब होता है पूरा यानी कंप्लीट अर्थ प्राप्त हो। यानी हम सार्थक शब्दों को अगर क्रम से सजाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना अभी, या और एग्जाम्पल ले लीजिए कि राम एक अच्छा लड़का है। और देखिए राम एक अच्छा लड़का एक कंप्लीट वाक्य है, और इसमें कई शब्द जुड़े हुए हैं। राम भी एक शब्द है, एक भी एक शब्द है, अच्छा भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द है, लेकिन वो शब्द को हमने क्रम से सजा दिया, उससे एक व्यवस्थित समूह में रख दिया, तो उससे हमें अर्थ मिला। क्या अर्थ मिला? कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये वाक्य जो हम बोल रहे हैं एक सार्थक वाक्य है और कंप्लीट हमें अर्थ दे रहा है। तो इस परिभाषा में कहने का मतलब यही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा दोनों आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको परिभाषा को लेकर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट्स अवश्य करें, आप जरूर पूछें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वाक्य में मैंने 4 पॉइंट्स बताया, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और वाक्य के तत्व। तो इस तरह पहला जो हमारा है वाक्य की परिभाषा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे पॉइंट्स के तरफ चलते हैं, और दूसरा पॉइंट्स है वाक्य के अंग। तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया था वाक्य से संबंधित कि वाक्य के अंग, और अंग क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो आइए जानते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। देखिए मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ, अंग अलग चीज है और प्रकार अलग चीज है। अभी हम अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आप कभी भी कंपटीशन का क्वेश्चन जाएं देने के लिए, तो ये जब अगर वाक्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है कि अंग की जगह हम उसकी संख्या प्रकार का मार कर आ जाते हैं और प्रकार की संख्या अंग में मार कर आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना आप लोग को। इसके अंग होते हैं 2। ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है आपका उद्देश्य। पहला जो आपका होता है उद्देश्य। उद्देश्य को हम लोग कर्ता भी बोलते हैं, है ना। उद्देश्य को हम लोग कर्ता भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो इसका अंग है वो है विधेय।
दूसरा जो है वो है विधेय। ठीक है, दूसरा जो अंग होता है वो होता है विधेय। और विधेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं दोनों चीज पूरा कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कुछ शब्दों की इंग्लिश अवश्य बता दिया करूँ, और मैं कोशिश करता हूँ। तो विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं। क्लियर है डियर? वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो इस तरह अंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य, और उद्देश्य को हम लोग कर्ता भी बोलते हैं, और दूसरा होता है विधेय, विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है डियर, इसके बाद इनके बारे में, इनकी क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विधेय, इनके भी बारे में हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा नीचे एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि किसी चीज़ का अगर खूबसूरती से आप लिखते हैं, खूबसूरती से सजाते हैं, तो उसको देखने में भी अच्छा लगता है और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये आप लोग डायग्राम जरूर बना लीजिएगा नीचे। और यहाँ लिख लीजिएगा वाक्य के अंग। ठीक है, और ये आप लोग डायग्राम जरूर बना लीजिएगा ऐसे करके, ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। और एक में लिख लेना है आपको उद्देश्य। ठीक है, एक में आपको उद्देश्य लिख लेना है, और उद्देश्य को क्या बोलते हैं सबको पता है, सब्जेक्ट, मैंने अभी अभी बताया। और एक में आपको लिख लेना है विधेय। तो ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ऐसे ही चित्र बनाना है आप लोग को। विधेय को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, अब आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य, पहला है आपका उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या होता है या उद्देश्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक उदाहरण लेते हैं। राम दौड़ता है। ठीक है, राम दौड़ता है, तो उद्देश्य, और उद्देश्य को मैंने आप लोगों को बताया कि उद्देश्य को कर्ता भी बोलते हैं। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा इसका परिभाषा। वाक्य में कोई भी एक वाक्य दिया है, उस वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, यह एक कंप्लीट वाक्य है, और इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में, कि राम क्या कर रहा है? दौड़ता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीता हंसती है। सीता हंसती है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता के बारे में। तो सीता यहाँ पे क्या हो गई? मेन हो गया, उद्देश्य हो गई, कर्ता हो गया, जिसको कर्ता भी बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है, या वह उद्देश्य होता है। कैसे? परिभाषा को समझिए। वाक्य में, ये एक वाक्य हो गया, जिसके विषय में, किसके विषय में? जिस वाक्य में जो करता है,
कुछ कहा जाए, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? राम दौड़ता है, एक वाक्य है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। सीता हंसती है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य किसे करते हैं। यानी एक वाक्य है और उस वाक्य में उसके विषय के बारे में कहा जाए, यानी उस वाक्य में जो कर्ता होता है उसके बारे में कहा जाए, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा जो भाग है विधेय। विधेय क्या होता है वो भी जान लीजिए। दूसरा है आपका विधेय। विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए, वाक्य में थोड़ा सा सोच समझ के इसको लिखना भी है, समझना भी है। वाक्य में विषय के बारे में ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य में विषय के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, समझिए, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? राम दौड़ता है, ठीक है। सीता हंसती है। बिल्कुल जैसे जैसे परिभाषा लिखा है वैसे वैसे समझना है। अब देखिए क्या कह रहा है, वाक्य में विषय। अब विषय यहाँ पे कौन है? राम है। अब विषय कौन है? राम और सीता है। अब इनके बारे में कुछ कहा जाए। अब क्या कहा जा रहा है? यानी विषय के बारे में। अब यहाँ पे विषय कौन मिल गया हमारा? राम और सीता, यानी जो उद्देश्य करता है कौन है? राम और सीता है। अब इनके बारे में कहा जाए कि वो वर्क क्या कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या हंस रहे हैं या खेल रहे हैं या कूद रहे हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, तो दादाजी हमारा कर्ता हो गए, करने वाला यानी उद्देश्य हुए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो आपका विधेय हो गया। यानी कह सकते हैं कि उद्देश्य को, जिस वाक्य में उद्देश्य को अलग कर दें, यानी कर्ता को अलग कर दें, और उसके बाद जो जितनी भी सारी चीज बची रहती हैं, जो बाद की जो सारी चीजें बची रहती हैं, इसी को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका है और एक ये परिभाषा के माध्यम से भी समझेंगे। वाक्य में, अब ये पूरा वाक्य है विषय के बारे में। विषय कौन है? राम है और सीता है। जो कुछ कहा जाए, अब इनके बारे में जो कुछ कहा जाए कि कौन सा काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, तो बाद की जो चीजें बची है इन्हीं को हम विधेय करते हैं। ठीक है डियर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह दूसरा जो हमारा अंग था, दूसरा हमारा जो पॉइंट था, वाक्य के अंग ये दो क्या क्या होते हैं? पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। जैसे और भी देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं। अब देखिए ऐसे, अब इस तरीके से आपको काफी अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब पूर्ण वाक्य मतलब एक पूर्ण वाक्य ले लीजिए, जैसे सचिन दौड़ता है, ठीक है, एक वाक्य सचिन दौड़ता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य आपका सचिन हो गया। ठीक है, अब सचिन को हमने अलग कर लिया, उद्देश्य में लिख लिया, तो बाद की चीजें क्या बचा? दौड़ता है, तो दौड़ता है शब्द क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। बस इसमें क्या आपको दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। वाक्य में, कंप्लीट वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है,
अब दोनों चीज़ को मैं अलग कर दे रहा हूँ, इस तरह आपको और आसान हो गया समझने में। इसी तरह और ले लीजिए, तुम गाड़ी चलाते हो, है ना, तुम गाड़ी चलाते हो। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि इसमें उद्देश्य क्या होगा, तो तुम शब्द क्या होगा, तुम क्या होगा, उद्देश्य हो गया। बाकी जो सारी चीजें बची हैं बाद की, वो विधेय हो गया, यानी गाड़ी चलाते हो। यानी कह सकते हैं कि एक वाक्य में उद्देश्य को अलग कर दिया जाए और बाकी जो बची हुई सारी जो शब्द हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, विधेय में आ जाएंगे। क्लियर है। मैं इस तरह परिभाषा के माध्यम से भी आप लोगों को समझा दिया और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी, जिस तरह आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसके माध्यम से भी मैं समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं और नेक्स्ट के वीडियो में मैं जो इसके 2 पॉइंट और बच गए हैं, यानी वाक्य के भेद या प्रकार और दूसरा है वाक्य के तत्व, इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।